अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त एडवोकेट फराना शाह साहिबा जो है तारुफ़े मोहताज नहीं है। आप ऐसे वकला है जिसने ना सिर्फ कसाब का केस लड़ा है बल्कि 93 के जो बम ब्लास्ट के केस भी है, आपने बखूबी उसको लड़े हैं और लोगों की खिदमत खल्क को लेकर, अवेयरनेस को लेकर आप काफी सरगर्म है। आज उनसे मुलाकात का असल मकसद ये था कि ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून नाफिज किया गया, जो बच्चियों के खुला के मामलात हो रहे हैं, आइए मैं डायरेक्ट आप लोगों की रूबरू बातचीत एडवोकेट फराना शाह साहिबा से करती हूँ। फराना जी, आपसे एक सवाल मेरा अहम ये था कि जो ट्रिपल तलाक तलाक की सलासा एक्चुअल में ये है क्या, और इसके जो असरात जो हो रहे हैं, जो उसका एक इम्पैक्ट हो रहा है, वो क्या होगा? देखिए, जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल उठता है, जो नया अभी जो कानून आया था 2019 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट, तो उसके बाद तो ये ज्यादा ही सरगर्मी हो गई है उसकी। बिकॉज कुछ लड़कियां, उनका जैसे अभी शादी हुई, कुछ इनकम्पेटिबिलिटी है, कोई नहीं जम रहा है जी। और उनको नहीं रहना है, उनको नहीं कंटिन्यू करना है, उनका कोई ना कोई उनको रीजन मिलना चाहिए। तो जाके वो फौरन एफआईआर लॉन्च कर देते हैं कि हमको हमारे हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक बोल दिया। बिकॉज उनको पता है कि सेक्शन 3 एंड 4 डील्स विद दिस, और 3 एंड 4 के तहत उनको अरेस्ट भी हो जाएंगे एफआईआर अगर होती है तो। और फिर उनको बेल पे जमानत लेनी पड़ेगी, एक केस बन जाएगा। जी जी। और अननेसेसरी मतलब एक प्रेशर बनाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए कि ये सारी चीजों से इन लॉज भी परेशान होंगे और हस्बैंड भी परेशान होगा। सही मायने में देखा जाए तो हम लोग अगर ट्रिपल तलाक को लें तो बेसिकली देखिए, अगर जैसे लेना भी है या देना भी है, कुछ भी है, तो वो एक तलाक से भी तलाक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान ट्रिपल तलाक बोले। ट्रिपल तलाक का तो इनफैक्ट कहीं भी कुरान में भी नहीं है कि आपको ट्रिपल तलाक बोलनी है। तलाक 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 मतलब एट इंस्टेंस एकदम से आप तलाक 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 बोलो तो वो तलाक हो जाती है, वैसा कहीं भी नहीं है। ट्रिपल तलाक जो इन लोगों ने बना दिया है, एक जस्ट टू क्रिएट सम सिचुएशन, जस्ट टू क्रिएट अ पैनिक, उस हिसाब से कुछ लोगों ने उसको ले लिया है और बना दिया है। 3 तलाक जो है वो अगर हम लोग शरई तरीके से देखें, मेंस्ट्रुअल पीरियड जब खत्म हो तो वो फर्स्ट डिवोर्स होता है। फर्स्ट डिवोर्स के बाद 1 महीने का पीरियड रहता है, जिसके दौरान अगर रुजू हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो फिर वो इट डजंट सर्वाइव, दे कैन कंटिन्यू। हाँ, फिर अगर आगे जैसे नहीं होता है रुजू तो वो सेकंड तलाक भेज सकते हैं। दैट ऑल्सो इज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज ओवर। अब दो हो गए और फिर सेकंड में भी अगर उनका रुजू हो जाता है तो वो भी वेल सफाइज्ड है कि हाँ, वो थर्ड हो जाता है तो फिर वो एक मतलब गारंटी हो जाती है कि ऑलरेडी तलाक हो चुका है। और फिर वो लड़की को जो है वो इद्दत में बैठना है और इद्दत फॉलो करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो माइन्यूट चीजें हैं, नाइसिटीज ऑफ द शरिया है, नाइसिटीज ऑफ लॉ है, वो समझने के बजाय लोग बस एकदम से जम कर देते हैं। तो ये तलाक के जो कानून नाफिज होने के बाद इसके तो जो मामला थे वो कम हो गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में बच्चियों के खुला के मामला बढ़ रहे। चाहे जो बच्चियों पर वाकई इन लॉस की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से हरेसमेंट होता है तो वो मजबूरी में लेती है, या लड़कियों को बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, तो ये एक्चुअल में कैसा क्या है, आपके पास किस तरीके के मामला आते हैं? हाँ, जैसे अभी हम लोग पब्लिक कंप्लेंट सेंटर में बैठते हैं जहाँ पे हम लीगल एडवाइजर हैं, वहां पर कुछ मैटर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे लोगों ने कहा है कि हाँ, ट्रिपल तलाक दिए हैं तो वो डिवोर्स तो हो ही जाता है। बट एफआईआर करने के लिए अभी जैसे कुछ औरतें हैं जिनको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो वो नहीं जाती है पुलिस स्टेशन, उनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। बट कुछ है जो डेफिनेटली जाके वो रजिस्टर कराते हैं। और जहां तक खुला का सवाल है आप जो पूछ रहे हैं, तो खुला का ऐसा है कि शादी तो होती है बट इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से जमता नहीं है, लड़की अपने घर चले जाती है। फिर कुछ लड़कों का ऐसा थिंकिंग है कि अगर हम तलाक दिए, हम तलाक भेजे, तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, एलिमनी बढ़ जाएगी, कुछ चीजें जो है मेंटेनेंस का जो है वो सारी चीजें शुरू हो जाएगी, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स। तो वो समटाइम्स उन लोग का ये प्रेशर रहता है कि आप अपनी तरफ से खुला ले लो, हम तलाक नहीं देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए,
जहां तक लड़के का सवाल है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज डेफिनेटली अगर वो फर्स्ट वाइफ चले गई है, सेकंड वाइफ चले गई, जो भी है, तो ही हैज ऑल द रेमेडीज। मतलब वो अगर दूसरी भी शादी करता है तो शरीयतन भी उसके ऊपर कोई रोक टोक रोक नहीं टोक है, नहीं, वो कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मसला आता है लड़की का, बिकॉज लड़की जब तक तलाक नहीं लेंगी या खुला नहीं करवाएगी अपना, या उसका डिवोर्स नहीं होगा, तो शी हैज नो तो ऑप्शन, शी ये हैज टू जी गो फॉर कहीं इट। ना कहीं ये भी तो है ना कि ये चीज भी बच्चियों को खलती है या वालिदैन को, कि अगर लड़की उनसे खुला ले रही है तो फिर उनको जो वो कंपनसेशन है, जो चाहे शरीयतन हो या कानूनी हो, क्या वो उनको वो मिलता है या वो उसके लिए। देखिए, हम लोग सेंटर पे, पब्लिक कंप्लेंट सेंटर पे हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, बेसिकली तो हमारी कोशिश रहती है कि सेटलमेंट हो, हम्म, बिकॉज जहां पर बच्चे हैं और हाँ शादी, जी, ये बच्चों का, पॉइंट बिकॉज आपने बच्चा, सही कहा कि जैसे हाल फिलहाल में हमारे पास एक मामला आया कि वो बच्ची की शादी होके, लव मैरिज है, 2 साल ही हुए, 4 महीने की बच्ची, और हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा है, इन लॉज का प्रेशर भी आ रहा है कुछ एक दो की मैटर में, कि आप हमको खुला दे दो। तो ऐसे में वो बच्चियां किससे जस्टिस की उम्मीद करे? क्या शरई तरीके से उनको इंसाफ मिलेगा या कानूनी तरीके से उनको इंसाफ? देखिए ऑप्शन तो दोनों रहते हैं। हाँ आप शरीर तरीके से भी जाएंगे तो ये है कि हम लोग सेंटर पे मोस्टली तो बेसिकली कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट हो, बिकॉज बच्चा है जहाँ पे, बच्चे हैं, तो फिर बच्चों का आगे फ्यूचर, उनका जो है ना, वो पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ माँ नहीं, माँ बाप की भी जरूरत रहती है। तो माँ बाप का दोनों का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनकी केयर एंड अफेक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जहाँ पे ऐसा रहता है कि नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि नहीं उनका सुलह हो सकता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा कॉम्पनसेशन उनको दिला दे, ताकि उनका आगे चल के थोड़ा कोई फिक्स अमाउंट हो जो वो अपने बच्चे के लिए रख सके। और फिर या फिर वो हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हाँ ठीक है, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, और जो भी खर्चा है मेंटेनेंस वगैरह का वो हम देंगे। तो ये एक हम लोग रास्ता निकालते हैं। और अगर कानूनन आप जाओगे तो डेफिनेटली इंसाफ, नो डाउट अबाउट इट, लॉ में भी है बहुत सारी रेमेडीज, बिकॉज वो लड़की फाइल कर सकती है अपने मेंटेनेंस के लिए प्रोसीडिंग्स, 125 की प्रोसीडिंग्स है ऑफ सीआरपीसी। बिसाइड्स दैट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन है, वो भी कर सकती है अगर उसके साथ वायलेंस हुआ है तो, या सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है। जब भी कोर्ट कचहरी के मामला सामने आ जाते हैं या एक ऐसा इंसान मजबूर हो जाता है, तो उन वो सोच में रहते हैं कि कोर्ट से तो इतना जल्दी जस्टिस मिलने से रहा, तो फिर वो वैसी बच्चियां या वैसे पेरेंट्स ना इस तरफ जा सकते हैं ना दूसरी तरफ रुख कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर वो करे तो क्या करे अपनी बच्चियों के तो मुस्तकबिल। इसीलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं ना, कि बिकॉज देखो आज भी बहुत सारे मैटर्स है जो पेंडिंग है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंसाफ नहीं मिलता है या उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। डेफिनेटली एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कंप्लेन अगर जाती है तो जो प्रोसीजर है वो तो कोर्ट, तो वो उस प्रोसीजर से ही जाती है। हाँ ये है कि थोड़ा वक्त लगता है उसमें, कुछ कुछ मैटर्स में 1 साल से ज्यादा हो जाता है। हालांकि प्रोविजंस जो है वो ये बोलते हैं कि विद इन 60 डेज के मैटर फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए, और जो भी है ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। लेकिन कोई कोई मैटर्स में प्रोसीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट नहीं है, या फिर एडवोकेट नहीं है, या अदर पार्टी नहीं है, नोटिस पहुंचे नहीं है। बिकॉज नोटिस जब तक पहुंचेगी नहीं और सामने वाले आएंगे नहीं, उस वक्त तक तो कोर्ट के भी हाथ बंधे रहते हैं। वो मैटर तो जब लेंगे तब सामने वाली पार्टी आएगी। एक्सपार्टे ऑर्डर अगर करते भी है तो एक्सपार्टे ऑर्डर जाके उसको इम्प्लीमेंट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बेहतर रहता है कि अदर पार्टी आ जाए और फिर सामने बैठ के। यहाँ एक और चीज है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे हम लोग शरीयतन और जो भी है, हम लोग मीडिएशन करते हैं लोगों का, और कंसल्टेशन करते हैं उनको, मीडिएट करते हैं कि आप लोग आपस में बैठ के, बेसिकली मैट्रिमोनियल मैटर्स ऐसे है ना कि आप है ना उसमें अपनी तरफ से डेफिनेटली ये कोशिश करना चाहिए कि उनका सेटल हो जाए। बिकॉज मैट्रिमोनियल मैटर्स में ज्यादा उसको लंबा करना या ज्यादा उसको खींचना, इट इज नॉट फेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, कोर्ट में भी यही होता है, कुछ लोग इतने एडामेंट रहते हैं ना, वो कोई तरीके से समझते हैं ना कोई चीज पे सेटल करना चाहते हैं।
आप अगर बोल दो कि हाँ ठीक है लड़की है वो बच्चा है, बच्चे का वो कैसे ख्याल रखेगी, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही है उसको, बिकॉज वो न अगर वो कमाती है कुछ काम कर रही है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं कर रही है तो कहाँ जाएगी वो। कुछ के तो क्लाइंट के वकला ये चीज भी साबित कर देते कि भाई हमारा क्लाइंट इतना दे नहीं सकता है, उसकी सैलरी इतनी है, उसकी जो भी है। लेकिन वो देखिए अगर कोर्ट में जाते हैं ना तो वहां पर उनको एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फाइल करना जरूरी है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है। रजनीश वर्सेस नेहा का केस था, उसमें उन्होंने जजमेंट में बाकायदा एक है ना फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको देना है, मतलब दोनों पार्टी को देना है। अगर लड़की काम करती है क्या उसकी लायबिलिटीज है, कितने उसका खर्चा है, अगर बच्चे हैं तो कितना खर्चा है, कोई डिपेंडेंट है नहीं है, वो सारी चीजें लिखना पड़ती है। वैसे ही हस्बैंड के ऊपर भी लायबिलिटी है कि उसको भी पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपना देना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर बाद में इंटरिम एप्लीकेशन की हियरिंग होती है और कोर्ट ऑर्डर पास करती है, बिकॉज उनको सारी चीजें देनी है। अगर वो बिजनेस करता है तो उनको अपना बिजनेस का अकाउंट सब देना है, अगर सैलरी है कहीं एम्प्लॉयड है तो सैलरी स्लिप लगाना पड़ती है, तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाता है कोर्ट के सामने, वो आ जाती है चीजें कि वो क्या करता है बंदा, तो उस हिसाब से कोर्ट के लिए आसानी हो जाती है कि वो मेंटेनेंस कितना बांधे। बच्चा है तो डेफिनेटली बच्चे के खर्चे भी रहते हैं तो उनको ज्यादा बांधना पड़ता है। हाँ ये सारी चीजें अवॉइड करके अगर आप शरीयतन ले लो तो शरीयतन भी हम लोग की तरफ से भी यही कोशिश रहती है कि हम लोग जितना कर सके उतना ज्यादा लड़की को और बच्चे के नाम पे कुछ लेके दें ताकि उनको आगे परेशानी नहीं हो। और मैंने क्या है कि ठीक है अगर दोनों पार्टी चाहती है कि दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, लेकिन तो बेहतर है कि हम लोग अच्छे से उनको ये जो भी है डिवोर्स या खुला या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स करा दें ताकि वो लड़की भी फ्री हो जाए और वो फिर आगे चल के, बिकॉज बहुत सारी यंग लड़कियां, ठीक है अभी एजेड हो गए हैं तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ तो यंग बच्चे बहुत सारे यंग बच्चे से इंसिडेंट भी आपके हमारे सामने कि शादी को 2 महीना हुआ है या जी हुआ है या 1 साल और मसले खड़े हो गए। अच्छा यहाँ तस्वीर के हम दोनों पहलू को रखना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ बच्चियों के साथ नाइंसाफी होती है, उनको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिलता, वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि हस्बैंड और इन लॉज इनोसेंट होते हैं और लड़के जिसे 498 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का गलत उसका मिसयूज करके उनको फंसाया जाता है। ऐसे भी बहुत से यस बहुत सारे मैटर्स, ऐसा कोई केस आया? बहुत सारे मैटर्स हैं, हम खुद डील कर रहे हैं ये सारे मैटर्स में, जहां पर डेफिनेटली लड़की, हालांकि एक केस में तो ऐसा है कि वो बंदा अपने बच्चियों की वजह से बहुत सारी चीजें टॉलरेट करते हैं बट फिर भी बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनको मतलब वो खुद अपने घर में नहीं रह रहा है और बाहर रह रहा है जी, फिर भी वो मेंटेनेंस बंधा हुआ है, सब कुछ बंधा हुआ है, हर चीज पूरा करने के बावजूद भी दे आर ट्राइंग के कोई ना कोई तरीके से जितना ज्यादा हेरेसमेंट करे, जितना ज्यादा उनसे पैसे निकाल सके वैसे निकाले। ऐसे बहुत एक नहीं है, बहुत सारे मैटर्स है ऐसे जहाँ पे ऐसे लोग कर रहे हैं। बिकॉज क्या है हस्बैंड है ना, देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सारे हस्बैंड्स गलत होते हैं, नहीं सारे हस्बैंड्स गलत नहीं होते, कहीं कहीं जो है वो लड़कियों का भी हाथ है। आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, ठीक है आप पढ़ लिख लिए आपने अपना माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो कम से कम उनकी तरबियत और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी अपब्रिंगिंग है, उसको भी मद्देनजर रखो ना कि आप इन लॉज में जा रही हो तो आपको कैसे रहना है, तो आपको कैसे डील करना है। वो ईगो आ जाता है पढ़ने लिखने के बाद ईगो आ जाता है। मतलब आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चों की काउंसलिंग से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग और इनफैक्ट हम तो ये बोलेंगे कि शादी से पहले सारे लोगों की काउंसलिंग होना जरूरी है। बिकॉज क्या है दोनों साइड की, नॉट ओनली वन साइड, दोनों साइड की, बॉयज की साइड की भी होनी चाहिए और गर्ल्स की साइड की भी होनी चाहिए। बिकॉज
ये कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को कि समझ में आता नहीं है। अच्छे खासे घर जो है ना, ये दौड़ लगाते रहते हैं, पुलिस स्टेशन के दौड़ लगा रहे, कोर्ट के दौड़ लगा रहे। और दोनों को यही शिकायत रहती है कि भाई पुलिस हमारा पक्ष नहीं ले रही है या उनका उनके पक्ष। पक्ष में बोल रही है या हम्म, हमारे पक्ष में यस नहीं। यस करेक्ट ये ऑफ कोर्स। अब चीज होती है। पुलिस वाले भी क्या है कि ठीक है, आज की तारीख में अगर आप देखो ना, तो अगर कोई लड़की जाके शिकायत करती है, रोना धोना करती है ना, तो फौरन उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है या उसकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है। नो डाउट कि उन लोग भी फिर बाद में लड़के को बुला के, लेकिन ऐसी जगह पे है ना, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो लड़कों के ऊपर है ना प्रेशराइज करते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप उनको घर वापस ले जाओ। अरे घर वापस लेके जाओ, लेकिन समझना तो चाहिए ना, अगर आप घर वापस जाना चाहते हो तो आपने एफआईआर किए क्यों? एक एफआईआर होने के बाद आप ये सोचो ना कि उनके ऊपर क्या बीतती है ना। जो जो लोगों के खिलाफ कभी कोई एनसी तक नहीं हुई हो, कोई भी एक फैमिली ले लो XYZ, वो मतलब वो लोग ऐसे हैं कि कभी उन्होंने पुलिस स्टेशन का रुख नहीं किया, कभी उनके खिलाफ एक एनसी तक नहीं हुई, और उनके खिलाफ आप अगर आज एफआईआर फाइल कर दो, 498A ले लो, जो बीएनएस के सेक्शन है वो ले लो, डाउरी सेक्शंस ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस आपने फाइल कर दिया, उनकी जो है ना मेंटल, हाँ, जो इतनी मतलब इतने अनस्टेबल हो जाते हैं ना। कभी कभी जहाँ लड़के वाकई इनोसेंट है वहां वहां टॉर्चर ये सारी चीजें, और इसका एक नेगेटिव पहलू फिर ये आता है कि वाकई में जिन बच्चियों को फिजिकली मेंटली हरेसमेंट किया जाता है वहां उनकी सुनना नहीं होता। तो जेन्युइन जो है ना, जेन्युइन केस वो है ना, रह जाते पीछे, वो ऐसे दब जाते हैं। और जहाँ पे फॉल्स चीजें बहुत सारी है ना, बहुत सारे झूठा जमा कर करके झूठा बोल बोल के उन्होंने प्रेशराइज करके एफआईआर बनाई है, वो एकदम शोषा हो जाता है और उसमें सारी लोग लग जाते हैं। अच्छा बाजी, ये जो पहले की जो धाराएं हुआ करती थी आईपीसी के तहत हुआ करती थी और अभी जो है वो चेंज हुआ है बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता। तो अब भी हम लोगों के जो लोग हैं जैसे खास करके अपने लेडीज अब आज भी उनको पता नहीं है कि भाई 6 बजे के बाद आप पुलिस स्टेशन में आपको कोई पुलिस वाला बुला सकते तो नहीं जा सकते। इस पे ये जरा जो आईपीसी और बीएनएस इसमें क्या तब्दीलियां आएगी और क्या धाराएं लोग पहले देखिए ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से था, जिसमें 46(4) जो है वो बोलता है कि एक औरत या एक लड़की है जिनको हम सनसेट या सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते, सनसेट के बाद, सनराइज से पहले। आज की तारीख में वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत 43(1) है जो कहता है कि आप कोई भी लेडी को आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये तो बेसिक चीज है जो हर किसी को पता होना चाहिए। और ये मैं कहूंगी कि हर लड़की नोट कर ले, हर औरत ये नोट कर ले कि आज की तारीख में भी ये कानून कायम है। ऐसा नहीं है कि पहले सीआरपीसी में था और अभी नहीं है, नहीं, आज की तारीख में भी ये है। अगर आपके घर पे कोई पुलिस वाला भी 6 बजे के बाद आता है या आपको कॉल करके भी बुलाता है, तो आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज हम पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप साफ मनाया कर दो कि हम बिल्कुल नहीं आएंगे पुलिस स्टेशन, बिकॉज कानून हमको इसकी इजाजत नहीं देता है। क्योंकि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं अचानक रात के टाइम भी अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वेरी ग्रेव ऑफेंस, जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं कोई बहुत बड़ा ऑफेंस है, वो भाग जाएंगे या हम कल तक नहीं रुक सकते अरेस्ट करने के लिए, तो आप उसका एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट, अदरवाइज यू हैव नो। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको कि हमारे एक रिसेंट केस में पूना का जो मैटर था, आप लोगों ने पढ़े होंगे, खतीजा शेख का, जिसमें आफ्टर सनसेट 9 o'clock को रात को पुलिस वाले उनके घर गए और उनको अरेस्ट किए। हालांकि हाँ, रात में, दैट वाज ऑन 9th of May 2025। ये टोटली रॉन्ग था और मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे परमिशन दिया था बाकायदा कि हाँ लुकिंग जी, हाँ परमिशन लेके और उनको अरेस्ट किया, विच इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं था। एफआईआर ठीक है दर्ज हुई, वो नोटिस दे सकते थे, कोई अब स्टूडेंट ही थी, कोई रिकॉर्ड तो उस बच्ची का ना हैबिचुअल क्रिमिनल है, ना कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, कुछ भी नहीं है। वो केस में वो 9 बजे उन लोग रात में जाके अरेस्ट किए
और कोंडवा पुलिस स्टेशन वालों ने अरेस्ट किए थे। लोगों की एक मेंटेलिटी है कि भाई पैसे वालों के लिए कानून अलग बोलता है और गरीब के लिए अलग बोलता है, तो ये केस उस बात को दर्शाता है। यस यस, बहुत जी, सारी जी, चीजें, जी। ये दिस इज टोटली रॉन्ग। इनफैक्ट मैजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज कोई एक्सेस सेक्शन उसमें नहीं था जिसकी वजह से उनका ऐसा था कि वो भाग जाएगी या वो आएगी नहीं पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए। डेफिनेटली उसको इंक्वायरी के लिए आप बुला सकते थे, अगर आपको इतना ये था कि हाँ वो मतलब जो भी उन्होंने पोस्ट किया है मैटर और आपको लगता है कि इट अमाउंट्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो डेफिनेटली वो नोटिस दे के बुला सकते थे। बट नोटिस देने के बजाय डायरेक्ट अरेस्ट का परमिशन ले लिया है, एंड शी वाज अरेस्टेड फ्रॉम हर हाउस रात में ही। हाँ, और पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन रखा था 5 दिन, उनको जुडिशियल कस्टडी दे दिए। नेक्स्ट डे शी वाज प्रोड्यूस्ड ऑन 10th of May, शी वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, और वहां पे उन्होंने 5 दिन की कस्टडी दे दी पुलिस को, जिसके दौरान वो एनआईए वाले बोलो, एटीएस वाले बोलो, सारे लोगों ने उनकी इंटरोगेशन किया। से तो जो आजकल जो बीजेपी के नेता या दूसरे लोग ऑल फॉल लोगों के बारे में बोल रहे, तो उनके तो उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है, ना एफआईआर दर्ज होती है, ना इंक्वायरी होती है, ना नोटिस इश्यू होती है। यहाँ तो देखिए एक इनोसेंट लड़की, और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो कितना अच्छा ऑर्डर दिया। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें कंसिडर करी कि उनका रस्टिकेशन कॉलेज का था, वो भी टोटली रॉन्ग था। पूरा करियर दाव पे लगा दिया गया यस यस, वो बाकायदा ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आप उनको 19 years की, यस शी इज जस्ट 19 years, बाकायदा ये बोले उन्होंने कि आप क्या उसको क्रिमिनल बनाना चाहते हो, हार्डकोर क्रिमिनल बनाना चाहते हो, जो आपने उसको अरेस्ट भी करवा दिया, कस्टडी भी दे दी। बाद में शी वाज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, शी वाज इन कस्टडी फॉर टोटली फॉर 18 days, 18 दिन तक वो कस्टडी में रही। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं, एक चीज फॉरवर्ड, आप लोग फॉरवर्ड नहीं करते मैसेजेस, बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करते हैं, और उसने तो बाकायदा 2 घंटे के अंदर डिलीट भी कर दिया था, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं था। बट वहां के लोगों ने, पूना और कोंडवा के लोगों ने उसको वायरल किया और सारे इश्यूज क्रिएट किए, का पूरा उन लोगों ने एक पहाड़ बना दिया। और वो बच्ची के देखो क्या क्या उसके खिलाफ हो गया, और सारी मीडिया पे उसके फोटोज, कमेंट सब कुछ आ चुके हैं कि काबिलियत है कि इतना बड़ा ये जो अचीवमेंट उस बच्ची को बाहर। नहीं, इट वाज जस्टिस डिमांड्स ना, बिकॉज फेयर, यू शुड बी फेयर। और हम अगर ये जानते हुए हम अगर नहीं उसके लिए लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे, तो वो बच्ची का तो पूरा करियर ही स्पॉइल हो जाएगा। बाजी आखिरी क्वेश्चन ये था कि पोस्को के जो मामला सामने आ रहे हैं, तो उस पे किस तरीके से हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अब अवेयर रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए आप देखते कि चाहे लड़कियों को फंसाया जा रहा है या लड़कों को फंसाया जा रहा है, तो क्या पोक्सो के भी बहुत सारे मैटर्स आ रहे हैं, जो हम तो बोलेंगे कि अगर हम और किसी की बात नहीं करें, सिर्फ अपने लोगों की बात करें, तो आज की तारीख में लोग है ना समझते नहीं है जो नाइसिटीज ऑफ शरिया है, नाइसिटीज ऑफ कुरान है। आप अगर होली कुरान पढ़ लो, ट्रांसलेशन पढ़ लो, उनको समझ लो, और अगर उस पर इम्प्लीमेंट करो ना, तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं। बिकॉज आज की तारीख में अगर हम गिने बोले, तो महरम और ना महरम का जो फासला है ना, वो मेंटेन करना जरूरी है। आप पोक्सो के केसेस में बोलो, यहाँ पे लड़के भी फंसाए जा रहे हैं, अननेसेसरी फंसाए जा रहे हैं। सिर्फ लड़के नहीं, बल्कि कुछ मैटर्स में तो इन-लॉज के ऊपर कंप्लेन हुई है, कुछ मैटर में बेचारे दादा पे, मामू पे, उन लोगों पे कंप्लेन हुई है पोक्सो की। हालांकि कुछ नहीं, बट पोक्सो का बस इशू बना दिया है कोई ना कोई तरीके से, फायदा देने के लिए बनाया गया है, तो आप उसका मिसयूज लोगों को डेफिनेट हरेस ना। हाँ, और उनको पता है कि देखिए अगर पोक्सो में जाके केस रजिस्टर होता है ना, तो एट वंस अरेस्ट इज अ मस्ट। और मेरे ख्याल से ये पूरे मैटर में अगर जहां तक लॉ को हम समझते हैं, जानते हैं कि बेल भी जो होती है वो मुश्किल होती है, एक महीना नो, बिकॉज सी पोक्सो के मैटर में अगर केस रजिस्टर हो गया ना, तो अभी मिनिमम जो सजा, पहले मिनिमम 10 years था,
अभी मिनिमम उसमें पनिशमेंट है वो 20 years है, तो 20 years की पनिशमेंट है, तो बेल तो नामुमकिन है, किसी किसी मैटर में तो टोटली नामुमकिन है। बहुत सारे यंगस्टर्स आज इन्वॉल्व होते हैं, यू नो, टीनेजर्स, आप अगर बोलोगे ना, टीनेजर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। हम देखेंगे ना तो बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं, लड़के बोलो, लड़कियां बोलो, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, वही वही मैम, हाँ, स्कूल के स्टूडेंट, स्कूल के 8 और 9 के स्टूडेंट, इवन कभी कभी तो कभी हम लोगों ने मामलात को डिस्क्लोज हाँ नहीं करने रखती है के, कि बच्चों का हाँ फ्यूचर खराब वही ना, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसी सारी चीजें। पैसे देना चाहेंगे कि आप उनको अवेयर रहने की जरूरत है कि डेफिनेटली, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया जो हिसाब से चल रहा है ना, आपके बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन आपको एक चेक रखना जरूरी है कि वो मोबाइल यूज करते हैं तो क्या उसमें देख रहे हैं, बिकॉज इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें फ्री हो गई है ना, आप बोलोगे तो पोर्न मूवीज है, ऑल ऑल बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, जी जी स्नैपशॉट ले लो, फिर टिकटॉक ले लो, ये सारी चीजें इतनी आम हो गई है, और बच्चे हैं ना उसकी तरफ, बच्चे लड़के बोलो या लड़कियां बोलो, क्योंकि उन लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बस उनको ऐसा रहता है कि हम अपनी कोई चीज पोस्ट करें, हमको इतने सारे लाइक्स मिलना चाहिए, कोई हमको फॉलो करना चाहिए। अरे दिस इज, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, नॉट अदर्स। आप अपना फ्यूचर, आप अपना करियर, आप अपना मुस्तकबिल, सारी चीजें खराब कर रहे हो, और उसके जरिए कुछ लोगों को है ना ये मिल जाता है कि वो लड़की को कैसे ब्लैकमेल किया जाए, जी कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, बिकॉज यू नो अभी आजकल बहुत सारी चीजें जो है ना, यू जस्ट, एआई कितना यूज करता है, उसके जरिए, हाँ उसके जरिए यू नो फेक न्यूज, फेक फोटोज बहुत सारे डेवलप करके वो किसी का भी कुछ भी, हाँ, कितना मिसयूज हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर चेक रखें, और जितना सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें आप डालें व्हाट्सएप पे, वो एक हद तक एक लिमिट होना चाहिए, आप डालिए, नो डाउट अबाउट इट, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारी खुशी में हर कोई शामिल हो, बट नॉट टू दिस एक्सटेंड कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दो, आप अपनी बच्चियों को खुद नुकसान पहुंचाओ। आप अपने बच्चों को एक चेक रखो कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज नहीं फॉलो करनी है, और कौन सी चीजें आपको मीडिया पे डालनी है। ऑलवेज ऑलवेज अ चेक इज रिक्वायर्ड, एंड स्ट्रिक्ट चेक, नॉट ओनली चेक बट स्ट्रिक्ट चेक। तो इंसान बहुत सारी चीजें, खैर हम लोग तो ये सब डील करते हैं इन एंड आउट, बट बेसिकली जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखिए, आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखिए कि आपको क्या करना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, बिकॉज ये सारी चीजें, कुछ लोगों की नजर भी बुरी रहती है ना, बोले खुशी किसी की बर्दाश्त नहीं होती है, कोई अच्छा कर रहा है तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमसे आगे बढ़ गए, तो कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको डिफेम करेंगे, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन फाइल करेंगे, या आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे मीडिया पे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, बट ये नहीं सोचेंगे कि कल को वो आएगा तो हम लोगों का ही डिफेमेशन होता है ना, हम लोगों की बदनामी होती है, कोई सोचता नहीं है। तो जरूरी है कि आप सब चेक रखें, और जो शरीयतन है कोशिश कीजिए कि वही फॉलो करें, इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों ने देखा, एडवोकेट फरहाना शाह साहिबा ने बहुत अच्छी अवेयर की और नॉलेज की बातें कही। आगे भी मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।